हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। मैं आज आप लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। इसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका अनुपात विश्लेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अंत तक देखिए दोस्तों, और एक बार जोर से बोलिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए देखते हैं अनुपात विश्लेषण क्या है। नाम से स्पष्ट है, विश्लेषण मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस किसका करना है? एनालिसिस दो डेटाओं का होता है। कुछ दो डेटा होंगे, कुछ प्रकार के डेटा होंगे, कुछ अंक होंगे, उन दोनों के बीच हमको संबंध निकालना है, रिलेशनशिप तैयार करनी है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? अनुपात विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे देखिए लाभ हानि खाता, चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट में दिए गए अंकों को एक दूसरे के सापेक्ष अनुपात में अर्थात रेशियो में व्यक्त किया जाता है, ताकि व्यापार की वित्तीय स्थिति, कार्यक्षमता का विश्लेषण किया जा सके। अगर इसको हम सरल शब्दों में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण एक उपकरण होता है जो व्यवसाय की लाभप्रदता का मतलब है लाभ प्राप्त करने की जो क्षमता है, तरलता लिक्विडिटी जिसको कहा जाता है, सॉल्वेंसी दायित्व को भुगतान करना, और कार्य क्षमता या कार्य कुशलता, यहाँ पे टर्नओवर रेशियो की बात की जाती है, का विश्लेषण करने में मदद करता है। तो अगर आपको कोई एक लाइन में पूछे, एक शब्द में पूछे कि अनुपात विश्लेषण क्या है, तो आप बताइएगा कि अनुपात विश्लेषण एक प्रकार का उपकरण है। उसके बाद हम आते हैं इसके थोड़े से प्रकार के बारे में, जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकारों में बांटा गया। तो अगर कोई पूछे तो आप बोलिए कि भाई इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला आता है लाभप्रदता अनुपात या लाभदायकता अनुपात भी कहते हैं। दूसरा आता है क्रियात्मक अनुपात, गतिविधि अनुपात, या इसी को आवर्त अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। और तीसरा आता है वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात को पुनः 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा आता है दीर्घकालिक सॉल्वेंसी अनुपात अर्थात सॉल्वेंसी रेशियो। अब आप देखिए, लाभप्रदता अनुपात, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाने की क्षमता को मापना। क्रियात्मक गतिविधि या आवर्त अनुपात, इसका उद्देश्य क्या होता है? साधनों की उपयोग क्षमता को मापना। तरलता अनुपात का उद्देश्य होता है अल्पकालीन देनदारियों को चुकाने की क्षमता का मापन करना। और दीर्घकालिक सॉल्वेंसी अनुपात, इसका उद्देश्य होता है दीर्घकालिक दायित्वों को चुकाने की क्षमता का मापन करना। यहाँ तक ठीक है? देखिए, ये आज जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ आज लाभप्रदता अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। लाभप्रदता अनुपात क्या होता है? देखिए, नाम से स्पष्ट, लाभप्रदता या लाभदायकता मतलब लाभ कमाने की क्षमता का मापन करना। जब एक व्यवसायी लाभप्रदता या लाभदायकता अनुपात का उपयोग करता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि उसने अपने व्यापार में कितना लाभ कमाया, उसकी गणना करना। भाई व्यापार में देखिए, आप देखें, सकल लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है, संचालन लाभ होता है। तो वो उसका क्या संबंध है बिक्री से? उसका संबंध क्या है शुद्ध बिक्री से? इसकी गणना यहाँ पे की जाती है।
देखिए, लाभप्रदता अनुपात या लाभदायकता अनुपात को पुनः दो प्रकार से बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। एक सामान्य लाभदायकता और एक संपूर्ण लाभदायकता। आज हम सामान्य लाभदायकता के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सामान्य लाभदायकता अनुपात, इस वर्ग में विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपातों को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए, सामान्य लाभदायकता अनुपात किस पर आधारित होता है? बिक्री पर। सामान्य लाभदायकता अनुपात किस पर आधारित होता है? बिक्री पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा ना। इसमें सामान्य लाभदायकता अनुपात में हम 4 प्रकार के अनुपातों की गणना करते हैं। पहला आता है सकल लाभ अनुपात, दूसरा आता है शुद्ध लाभ अनुपात, तीसरा आता है संचालन लाभ और चौथा आता है व्यय अनुपात। अब देखिए, सकल लाभ अनुपात क्या होता है? नाम से स्पष्ट, सकल लाभ हमेशा तुलना बिक्री से करेंगे, शुद्ध बिक्री से। सकल लाभ की तुलना किससे की जाती है? यहाँ पे शुद्ध बिक्री से। अब सकल लाभ तो आपको मालूम है भाई, सकल लाभ का मतलब होता है एक ऐसा लाभ जिसमें अभी भी अप्रत्यक्ष व्यय घटाए नहीं गए हैं, है ना भाई। अर्थात अगर हम बिक्री से डायरेक्ट बेचे गए माल की लागत को माइनस कर दे तो सकल लाभ निकल जाता है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये में कोई वस्तु बेचे और उसकी लागत 80 रुपये थी, तो 20 रुपये का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? सकल लाभ कहलाएगा। तो ये जो 20 रुपये का सकल लाभ हुआ है वो इस बिक्री के कितने % के बराबर है? उस बिक्री के कितने % के बराबर है? अगर आप ये इसका अनुपात निकाल लेते हैं, इसका मतलब है कि आप सकल लाभ अनुपात निकालना सीख गए। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, सकल लाभ बटे बिक्री, शुद्ध बिक्री गुणा 100 तो निकल जाएगा। कितना % हो जाएगा भाई? 20%। चलिए इसको समझते हैं, फार्मूला देखते हैं। सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, ये शुद्ध बिक्री होगी, कुल बिक्री नहीं। ये कौन सी बिक्री है? शुद्ध बिक्री। सकल लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। मान लीजिए कि सकल लाभ 20,000 रुपये है और बिक्री 1,00,000 रुपये है, तो सकल लाभ कितना होगा? 20%। अब बोलेंगे कैसे? तो भाई देखिए, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। सकल लाभ कितना है हमारे पास? 20,000। शुद्ध बिक्री, भाई देखिए, शुद्ध बिक्री का मतलब होता है जो कुल बिक्री होती है उसमें से अगर बिक्री वापसी को माइनस कर दिया जाए तो शुद्ध बिक्री निकलती है। तो यहाँ पे बिक्री वापसी नहीं है, तो जो बिक्री है वही क्या मानी जाएगी? शुद्ध बिक्री। कितने की है भाई? यहाँ पे 1,00,000 और गुणा क्या कर देंगे? 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, कितना % बच गया भाई? 20%। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप देखिएगा क्वेश्चन में सकल लाभ नहीं दिया रहता। क्या दिया रहेगा? बिक्री दिया रहेगा और सकल लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा। तो बिक्री से आप प्रतिशत निकालेंगे, सकल लाभ निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में सकल लाभ नहीं दिया है और बिक्री में उसका प्रतिशत भी नहीं दिया है, लेकिन बेचे गए माल की लागत दिया है। बिक्री और क्या दिया है? बेचे गए माल की लागत। तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत। देखिए, बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत क्या निकल जाएगा? सकल लाभ निकल जाएगा। कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि बेचे गए माल की लागत भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, बिक्री दी है, बेचे गए माल की लागत नहीं दिया है। अब क्या करें? अब आप सोच रहे होगे सर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? तो घबराना नहीं, बेचे गए माल की लागत नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या रहेगा? कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसे मटेरियल होंगे, ऐसा हिंट होगा क्वेश्चन में जिससे आपको समझना पड़ेगा। आपको उस समय बेचे गए माल की लागत निकालनी पड़ेगी। क्या दिया होगा? क्वेश्चन में दिया होगा प्रारंभिक स्कंद, क्वेश्चन में दिया होगा क्रय, प्रत्यक्ष व्यय, अंतिम स्कंद। जब इस टाइप का कोई पॉइंट्स क्वेश्चन में है तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई बेचे गए माल की लागत निकालनी है। अब बेचे गए माल की लागत निकालने का फार्मूला होता है प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद। बेचे गए माल की लागत निकल जाएगा। बिक्री ऑलरेडी दिया है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना। कौन सा वाला? ये वाला, कि बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत फाइंड आउट किए हो आप, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकल जाएगा? सकल लाभ निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है कि प्रश्न में शुद्ध लाभ दिया रहता है। क्या दिया रहता है? शुद्ध लाभ। अगर प्रश्न में शुद्ध लाभ दिया है तो
उसके साथ अप्रत्यक्ष व्यय दिया रहेगा या ब्याज दिया रहेगा, तो आप ये दोनों को शुद्ध लाभ में जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा भाई? सकल लाभ। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? विज्ञापन, वेतन, किराया, ऑडिटिंग फीस, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय। इसको शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल जाता है? सकल लाभ। यहाँ तक क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूट गया, शुद्ध बिक्री का। कुल बिक्री, नगद प्लस उधार दोनों बिक्री को जोड़ दिया जाए तो कुल बिक्री बनती है, और उस कुल बिक्री में से बिक्री वापसी को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? शुद्ध बिक्री निकल जाता है। यहाँ तक का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपसे सकल लाभ अनुपात इजीली बनेगा, कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज पावर। अब मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। तब तक मेरे इस चैनल को, अमित सर कॉमर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। नमस्कार।